बाबूजी टैक्सी चलाते थे, पैसे बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करता था, लेकिन लगातार एक के बाद एक मैंने 30-40 इंटरव्यू फेल किया। पहले इंटरव्यू में तो मुझे ये कह के भगा दिया गया कि तुम बिहारी हो और फर्स्ट यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन देन यू कम फॉर इंटरव्यू। लेकिन जब सोचे कि पत्रकारिता में जाना है तो फिर उपहास हुआ कि जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती है सही से, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, जिसको शेविंग और सेविंग में अंतर नहीं पता है, वो पत्रकारिता में क्या करेगा। उसके बाद लगने लगा कि नहीं, अब सुसाइड कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ललित नारायण झा है और मैं मधुबनी ज़िले के एक छोटे से गांव मैलाम से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा पैतृक गांव है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मैं वहीं से पूरा किया। उसके बाद स्नातक तक की पढ़ाई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से हुई। जब मैं 1999 में मैट्रिक पास किया था, मैं अपने परिवार का पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। पिताजी और चाचा जी दोनों नॉन मैट्रिक थे, तो परिवार के लिए बहुत खुशी का विषय था कि पहला बच्चा है घर से जो कोई मैट्रिक पास किया है। पिताजी टैक्सी ड्राइवर थे, चाचा जी भी टैक्सी चलाते थे, लेकिन मेरे चाचा जी का एक संकल्प था कि चूँकि हम दोनों भाई नहीं पढ़ पाए तो हमारे घर का जो बच्चा होगा वो उच्च शिक्षा लेगा और उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें जितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी हम करेंगे। बहरहाल वहाँ से निकल के कोलकाता आ गए उच्च शिक्षा के लिए, जहाँ भारतीय विद्या भवन से मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। एक आम बिहार से जो पले बढ़े जो युवा होते हैं उनके अंदर जो खामियां होती है, चाहे वो कम्युनिकेशन की अगर बात करें, उच्चारण की बात करें, वो तमाम तरह की जो खामियां थी वो मुझ में भी था। और वहाँ से निकल के चूँकि स्नातक मैं प्रतिष्ठा कॉमर्स संकाय से था, अर्थात कॉमर्स ग्रेजुएट था, तो मेरे लिए पहले ये हुआ कि चलते हैं कहीं अकाउंटेंट की कहीं नौकरी लग जाती है किसी मारवाड़ी फॉर्म में। लेकिन वो रास नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, एक्स्ट्रा करिकुलम बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शुरू से ही था। माइक मेरा सबसे पसंदीदा चीज़ था, चाहे वो किसी कीर्तन भजन में जाना हो, वहाँ गाना गाना हो, कीर्तन भजन करना हो। मैं अपने इलाके का एक बेहतरीन क्रिकेट कमेंटेटर था, तो इस लिहाज से जो मेरा सबसे पहला कोई चीज़ था वो था मंच और माइक, तो वो बहुत प्रभावित करता था। स्नातक तक की जो पढ़ाई की अगर बात करें तो वो मैं गांव से साइकिल से राजनगर जाता था। अमूमन स्टेशन जो है वो 10 किलोमीटर है मेरे घर से, और वहाँ फिर साइकिल रखते थे हम लोग स्टैंड में, फिर उसके बाद ट्रेन से मधुबनी आते थे। वहाँ ट्यूशन 15 मिनट का ट्यूशन होता था वो। उसके बाद फिर हम लोग वापस साइकिल लेके, फिर स्टैंड से साइकिल लेके फिर गाँव तक आते थे। तो कुल मिला के 6 साल तक जो है 21 किलोमीटर साइकिल चला के हम ये सफ़र तय किए। बहरहाल कोलकाता जाने के बाद इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकते रहे। अकाउंटेंट की कहीं नौकरी नहीं मिली, और मेरे परिवार के जो मेरे अन्य जो चचेरे भाई लोग थे वो तरह तरह के उपहास उड़ाते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह की बात। तो ये एक चैलेंज जैसा लगा कि नहीं, अब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ना है और कुछ डिफरेंट करना है। तो मैंने कॉल सेंटर की तरफ रुख किया, क्योंकि मुझे अपना कम्युनिकेशन सही करना था। लेकिन लगातार एक के बाद एक मैंने 30-40 इंटरव्यू फेल किया, और एक इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू में तो मुझे ये कह के भगा दिया गया कि तुम बिहारी हो और फर्स्ट यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन देन यू कम फॉर इंटरव्यू। तो ये मेरे लिए एक बहुत चैलेंजेबल जॉब था। उसके बाद मैंने 7-8 घंटे अखबार, अंग्रेज़ी खास करके अखबार, उसको पढ़ना शुरू किया। लेकिन उस मन जो है कहीं ना कहीं वही था कि नहीं, मुझे पत्रकारिता करना चाहिए। और सामान्य ज्ञान मेरा सबसे पसंदीदा विषय हुआ करता था, और गांव में जो मेरे मित्र लोग थे वो मुझे मीडिया कह के शुरू से ही बुलाते थे, क्योंकि न्यूज़ से मैं बहुत अपडेटेड होता था, कोई भी खबर हो। तो फिर लगा कि कुछ करना चाहिए मीडिया के फील्ड में। इन बीच में चाहे वो BBC लंदन की बात करें या फिर हेलो मिथिला की बात करें, इन तमाम जगहों पे मेरा पत्र पत्रिका हमेशा से लगातार बारंबारता में प्रकाशित हुआ करता था। लेकिन जब सोचे कि पत्रकारिता में जाना है तो फिर उपहास हुआ कि जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती है सही से, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, जिसको घोड़ा घोड़ा में अंतर नहीं पता है, जिसको शेविंग और सेविंग में अंतर नहीं पता है, वो पत्रकारिता में क्या करेगा। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब था मेरे लिए। लेकिन मुझे पत्रकारिता करना था। भारतीय विद्या भवन से मैंने डिप्लोमा लिया मास कम्युनिकेशन में। उसमें मेरा जो मझला भाई है वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, कुछ पैसे उसने दिए। और इंटर के बाद, मतलब जैसे ही मैं इंटर में गया उस टाइम से मैं खुद भी ट्यूशन करता था। और उसके बाद जब मैंने निर्णय लिया कोलकाता में जाके कि नहीं, मुझे अब पत्रकारिता करना है, तो फिर मैं कोलकाता में न्यू अलीपुर आर्मी बेस में, आर्मी कैंप में, कैंट में मैं एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल के बच्चों को वहाँ पढ़ाना शुरू किया। घर में कुछ ट्यूशन्स थे, तो लगातार 17-18 घंटे उन दिनों में मेहनत करता था। और एक कहानी मैं और आपको बताना चाहूँगा कि पहले ही बताया कि बाबूजी टैक्सी चलाते थे, पैसे बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करता था। लेकिन जब मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद जी न्यूज़ कोलकाता से मैंने विधिवत इंटर्नशिप किया, और ताज़ा टीवी में मुझे ब्रेक मिला। ब्रेक मिलने के बाद काफ़ी अच्छे असाइनमेंट्स पे मुझे काम करने का मौका मिला। सेना के तीनों अंगों के साथ मैं बहुत क्लोजली उनके साथ एसोसिएटेड होकर काम किया, चाहे
थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना, नेवी के साथ। ममता बनर्जी उस टाइम रेल मिनिस्टर थी, उनके साथ बहुत क्लोजली मैंने कई जगहों पे जाके काम किया। तो बहुत ही कम समय में मुझे कोलकाता में काफ़ी प्रसिद्धि मिली और तब जो मेरे गुरुजन थे वो बोले कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसकी हिंदी इतनी अच्छा हो उसको मैं बंगाल में किसी बांग्ला जर्नलिस्ट के रूप में देखूँ, आप दिल्ली जाइए। उन्होंने कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए, दिल्ली गए, लेकिन असल जो संघर्ष है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं बाबूजी के छत्र छाया या परिवार के छत्र छाया से बाहर जा रहा था और दिल्ली मेरे लिए नया था। चूँकि हालांकि कोलकाता मीडिया में काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी, झा मतलब ललित झा ऐसे लोग कहने लगे थे, लेकिन दिल्ली मेरे लिए पूरा अनजान था। वहाँ जाके काम करना, जिसको जहाँ भी जाते थे लोग कहते थे कि आप अपना बायोडाटा दे दीजिए। कई मीडिया हाउसेज में तो एंट्री भी नहीं मिली, सुबह निकलते थे, शाम को थक हार के आते थे, पूरी तरह से थक जाते थे। 3-4 महीने का ये सफ़र रहा और हर शाम को बाबूजी 6:30 बजे फ़ोन करते थे कि क्या हुआ, और उस वक्त मेरे पास एक ही जवाब होता था कि मैं देख रहा हूँ। और ये जब 3-4 महीने का ये समय चला, खींचता चला गया, उसके बाद मन में एक बात घर करने लगा कि नहीं, अब शायद मुझसे कुछ नहीं हो सकता था। कोलकाता से पुराने चैनल से बहुत सारे फ़ोन आए कि आप आइए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, मुझे कोलकाता वापस नहीं जाना था। और उसके बाद लगने लगा कि नहीं, अब सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि काम हो नहीं रहा है। अब तमाम तरह की यातनाएं, जो लोग प्रशंसक थे फिर से वो विरोधक बन रहे हैं, फिर से ये कह रहे हैं कि ये लड़का कितना बढ़िया कर रहा था यहाँ पे। माँ बाबूजी का भी, हालांकि बाबूजी कभी इसके लिए कुछ प्रेशर नहीं किए, लेकिन माँ एक बार बोल दी कि बाबूजी बीमार रहते हैं, अगर तुम कुछ करोगे तो शायद उनको भी कुछ मदद होगा। उस बीच में हम लोगों का एक चैनल, मैथिली भाषा की एक चैनल लॉन्च हुआ था मैथिली भाषा में, जिसका नाम सौभाग्य मिथिला था। तो मुझे ऑफ़र आया वहाँ से कि आपको यहाँ पे करना चाहिए, आपकी मैथिली बहुत बढ़िया है। तो मेरे मन में लगा कि कोलकाता में अगर मैं हिंदी में इतना शानदार काम कर रहा हूँ तो मैथिली में मुझे नहीं जाना है। हालांकि मातृभाषा से बहुत लगाव था, और ख़ास करके जब बंगाल में गए, चूँकि बिहार और बंगाल दोनों जगह से जुड़ाव रहा, बाबूजी वहाँ रहते थे, तो मैं लगातार अंतराल में हम लोगों का जाना आना रहता था। तो भाषा के प्रति जो बंगालियों का, जो बांग्ला भाषियों का जो प्रेम था, वो मुझे बहुत आह्लादित करता था। लेकिन जब प्रोफेशनल वे में मुझे वहाँ जाने के लिए कहा गया तो बहुत मुश्किल हुई। लेकिन 3-4 महीने का जो समय था, जो डिप्रेशन वाला समय था, तो उसमें मुझे मेरे मन में आया कि चलिए एक बार ट्राई करते हैं सौभाग्य मिथिला में। तो मैंने फ़ोन उनको किया और फ़ोन बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मायापुरी में मेरा चैनल है, आप आइए वहाँ पे। मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी जो सैलरी कोलकाता में मिलती थी वो तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मैथिली इतनी शानदार है, मैं आप यहाँ से वापस ना जाएँ, मैं आपको 8,500 रुपये दे सकता हूँ, जो बस का किराया होगा। यकीन मानिए कि वो 8,500 रुपये मेरे लिए 80,000 से ज़्यादा था, क्योंकि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना था। 8.5 घंटे मेरे, 8 घंटे 9 घंटे कहीं घर से बाहर निकालने थे, और उसमें इतना बरकत था कि मैं घर परिवार चला के 2,000 रुपये महीने का बाबूजी को भी वापस कर दे, मतलब दे देता था। तो वो बेहतरीन समय था। उसके बाद 20 सितंबर 2012 को मैंने मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के मीडिया विंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से चीज़ को स्मूथली हम आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2013 को मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, और वहाँ से यूँ कहें कि मेरे करियर का जो ग्रोथ है वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरे जीवन का सबसे लकी चार्म अगर कोई है तो मेरी बेटी को मैं मानता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली ठीक 1 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद, 1 मई 2013 को सौभाग्य मिथिला बंद हो गए। वो मुझे लगा कि ये व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि मैथिली का एकमात्र न्यूज़ चैनल था, एकमात्र चैनल था जो बंद हो गया। उस टाइम मेरी सैलरी 12,000 रुपये हुआ करती थी। तो मैंने सोचा कि अब कुछ हम लोगों को मिलकर करना चाहिए मैथिली में। तो एक मैगज़ीन का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करवाया, 5 नाम दिए थे। मिथिला मिरर हम लोगों को मिला, 10 अगस्त 2013 को ये टाइटल हम लोगों को मिला, जिसमें उस वक्त मैं, मेरा मझला भाई और एक मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे, राहुल राय। तो हम तीनों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया। हालांकि उसमें है क्या कि कोई भी मैगज़ीन जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है, 2 साल के अंदर आपको सारा लीगली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा करना होता है। डीएम लाइसेंसिंग, डीसीपी लाइसेंसिंग नंबर लेना होता है। अगर 2 साल के अंदर आप नहीं लेते हैं तो वो आपका टाइटल स्वतः ही जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। और 10 अक्टूबर 2015 तक का वो डेट था। पालम थाना, वो पता नहीं क्या हो गया, एक वेरिफिकेशन क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 के अंत में पिताजी को किडनी की समस्या हुई, और ये जब माताजी को ये बात पता लगा तो माताजी मतलब बीमार रहने लगी। और उसके बाद अंततोगत्वा 7 अगस्त 2015 को माँ का निधन हो गया, और 10 अगस्त 2015 को मिथिला मिरर का जो टाइटल था वो डिक्लाइंड हो गया।
तो उसके बाद क्या हुआ कि 2000 माताजी के निधन के बाद फिर पिताजी पूरी तरह से बीमार पड़ गए, उनका डायलिसिस शुरू हुआ। तो मैं पिताजी को डायलिसिस मशीन पे उनको बिठा दिया हूँ, 5 घंटा बाद उनको वापस लेना है और हॉस्पिटल को मुझे 1200 रुपये देने थे, लेकिन मेरे पास 1200 रुपये नहीं था। मैं बाबूजी को डायलिसिस मशीन पे बिठा दिया हूँ। उस दिन 1 जनवरी का दिन था, सब एक दूसरे को विश कर रहे थे कि नए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये। और मैं हर अपने मित्र को फ़ोन करता था कि आप अगर आपके पास 2000 रुपये है तो आप मेरे अकाउंट में भेजिए। और एक मेरे मित्र संजीव झा, उन्होंने 2000 रुपये मेरे अकाउंट में भेजे, फिर मैंने हॉस्पिटल में दिया। शायद आप लोग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ संजीव जी के बाद। मैं अपने घर में भी अपने भाई जो मेरे साथ हॉस्पिटल में था, मैंने उसको भी नहीं ये चीज़ आज तक बताया। वहाँ से हम बाबूजी को लेके आए, वो सिलसिला चलता रहा। बाबूजी हॉस्पिटल में होते थे, अमूमन मुझे ऑफिस भी देखना पड़ता था, मिथिला मिरर भी देखना पड़ता था और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज करवाते थे। तो इधर उधर से पैसे भी लेने पड़ते थे, कर्ज भी लेना पड़ता था, इसके लिए भी कई जगह से दौड़ धूप करना पड़ता था। वो बहुत मुश्किल भरा समय था, लेकिन उसमें कभी हिम्मत नहीं हारे। छोटे भाई हॉस्पिटल के अंदर होता था और मैं बाहर उस दिल्ली की ठिठुरन में मैं लैपटॉप लेके मिथिला मिरर के लिए न्यूज़ लिख रहा होता हॉस्पिटल के बाहर। तो ऐसे ऐसे चलते चलते फिर 22 मार्च 2016 को बाबूजी का निधन हो जाता है। इस बीच में मिथिला मिरर आगे बढ़ता गया और जिस एक इंसान का हमेशा से योगदान रहा है वो पत्नी का रहा है, क्योंकि घर में ही आलोचना जो रिश्तेदार लोग थे उनका कहना था कि मैथिली में भी पत्रकारिता हो सकता है, ये मिथिला मिरर ये क्या है। तो लेकिन उनका कहना था कि नहीं, देखिए, कहीं किसी जगह रिपोर्टर बनना और अपने संस्थान का संपादक बनना, ये 2 अलग अलग चीज़ है, आपको करना चाहिए। 4-5 साल लग गया मुझे लोगों को बताते हुए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और मैथिली का पहला जो व्यूअर था वो मेरा अपना बनाया हुआ था, और आज करोड़ों में अगर हम खेल रहे हैं तो वो भी हमारा अपना बनाया हुआ है, वो हमारे टीम का है। 2015 और 2016 में मुझे इतने अवार्ड्स मिले, इतने पेपर में मेरा नाम आया कि उससे लोगों में लगने लगा कि नहीं, अब ये कुछ कर रहा है। और वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, राजीव जी का साथ रहा, हम लोग इम्प्रोवाइजेशन करते रहे दिल्ली से बाहर निकल के। और कई बार तो एक बार ऐसा हुआ कि वाइफ जो है वो 8.5 मंथ प्रेग्नेंट थी, 8.5 मंथ्स, और हम लोग उनको अकेला छोड़ के दिल्ली में हम लोग आ गए बाढ़ कवर करने के लिए। दिल्ली दंगा, जिसमें एक तरफ पेट्रोल बम, वो पत्थर, इन तमाम चीज़ों के बरसात के बीच में हम लोगों ने काम किया। बाढ़ में महीनों महीनों तक रह के हम लोग काम किए। तो वो एक नयापन था मैथिली मीडिया के लिए। जो आलोचना जो लोग कर रहे थे उनके बीच एक स्वीकृति या कहें कि एक स्वीकार करने का भाव प्रस्फुटित हो रहा था कि नहीं, ये लोग कुछ अच्छा कर रहा है। 2019 की अगर बात करें तो उस बाढ़ में इंडिया के जो तमाम न्यूज़ चैनल्स है वहाँ से अप्रिशिएशन आया कि आप लोगों ने जो बाढ़ में काम किया है वो हम लोग नहीं कर पाए। तो वो एक बेहतरीन समय था। नए नए इम्प्रोवाइजेशन करते गए। दुल्हरी बेटी जो मेरा इतना शानदार प्रोग्राम रहा, जिसको मैं संसद भवन के सामने से, और मैथिल हूँ तो मधुश्रावणी हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन एक नवविवाहिता के लिए एक पूजा है। वो मधुश्रावणी मैंने फर्स्ट टाइम संसद भवन के सामने में किया, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहे। फिर आया 2020 का समय, जिसमें विधानसभा इलेक्शन था। उसमें टीम को और बढ़ाए, कुछ फीमेल जर्नलिस्ट हमारे यहाँ आई, और उसके बाद उस इलेक्शन में अच्छा खासा रहा। जब वो जो मैं अभी तक एलिट वर्गों के लिए काम कर रहा था, वो पहला ऐसा मौका था जब हम लोगों के बीच में जाके उनका जो दुख दर्द था वो सुनने की कोशिश हम लोगों ने की, और वहाँ से एक सफलता मिली। और उसके बाद कहियो मुखिया जी, वो तो इतना शानदार कार्यक्रम रहा कि अपनी भाषा में जाके लोगों के बीच में जाके कक्का, भैया, दीदी, दादी ऐसे कह के जो बात करते थे, वो ब्लास्ट हुआ एक तरह से। और बिहार के जो तमाम बड़े बड़े चैनल हैं वो भी उतरे, एक से एक यूट्यूबर्स पैदा हुए इस पंचायत इलेक्शन में। मैथिली में भी बहुत लोग आके काम कर रहे हैं। तो वो एक मैसिव चेंजेस था हम लोगों के लिए। लेकिन इन बिटवीन, उसी इलेक्शन के बीच में वो दिन था 20 अगस्त 2021 का, जब सुबह सुबह 5 बजे, 4:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आता है मेरे बड़े साले का कि ओझा जी, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, मेरी छोटी वाली बेटी का तबीयत बहुत ख़राब था, उसको फोर्टिस में एडमिट करवाना था। और उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ और फ़्लाइट पकड़ के मैं पटना से शाम तक मैं पहुँचता हूँ नोएडा फोर्टिस में। तब मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो आईसीयू में है, ऑक्सीजन लगे हुए हैं। डॉक्टर अगले 48 घंटे जो है उसको बहुत ही क्रूशियल बताया कि 48 घंटे अगर ये बच जाएगी तो ये रिकवर कर पाएगी। लेकिन 48 घंटे के बाद पता चलता है कि मेरी 2 साल की बेटी टाइप 1 डायबिटिक हो गई है।
एज ए पेरेंट्स ये एक डिज़ास्टर था हम लोगों के लिए। और जो डॉक्टर HOD थे आशुतोष, उन्होंने कहा कि इट्स वेरी टफ टू एक्सेप्ट, क्योंकि मैं भी 2 बच्चियों का पिता हूँ, और अगर ये मेरे साथ होता तो मैं भी यही सोचता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन मिस्टर झा, यू आर वेरी मच लकी, आप बहुत लकी हैं जो भगवान आपको ये झेलने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, आप झेलें। और उस बेटी को 4 बार अभी इंसुलिन और 6-7 बार उसको डायबिटीज़ टेस्ट होता है, लेकिन उसकी जो जिबरता है, उसकी जो हिम्मत है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जब उससे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो वो बोलती है कि मैं IPS बनना चाहती हूँ। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है बेटी से। और 48 घंटे के बाद जब हमें ये पता चला कि नहीं, अब मेरी बच्ची खतरे से बाहर है, उसी फोर्टिस हॉस्पिटल के लॉन्ज में, एक वो समय था जब बाबूजी को डायलिसिस मशीन पे मैं उनको डाल के बाहर, मैं उस टाइम न्यूज़ लिखता था। और 2021 में मुखिया इलेक्शन जब अपने पिक पे था, पंचायत इलेक्शन अपने पिक पे था, तो 48 घंटे के बाद बेटी मेरी ICU में ही थी, लेकिन उसके लॉन में बैठ के मैं नोएडा 63 फोर्टिस में कहीं मुखिया जी का वीडियो एडिट कर रहा था। बेटी को घर लेके 8 दिन बाद आए, और 4 दिन के बाद उसको मैं छोड़ के फिर से यहाँ काम करने के लिए आ गया। जब पूरे परिवार को जब मेरे साथ की ज़रूरत होती है तब मैं नहीं होता हूँ, लेकिन खुशी तब होती है जब जो हम कलेक्टिव एफर्ट लगा रहे हैं अपनी टीम के साथ। जब आज के डेट में जो चैनल TRP में पूरे इंडिया में सबसे टॉप है, जब वहाँ से फ़ोन आता है, जब उनके इनपुट आउटपुट हेड का फ़ोन आता है कि ललित जी आप जो मैथिली में कर रहे हैं, या मिथिला मिरर या आपकी टीम जो कर रही है, उसके बाद हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना है कि हम लोगों को मैथिली शुरू करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। मैथिली एक बेहतरीन बाज़ार है, और उस बाज़ार में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा में रह के सैकड़ों लोगों को रोज़गार, हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। एक जुनून था कि अपनी मातृभाषा के लिए काम करना है, और सिर्फ अपनी कोई भी मातृभाषा हो बहुत अच्छा लगता है। और बिहार की जो दूसरी भाषाएं हैं, उसमें अगर कोई पत्रकारिता करना चाहें तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उस अवसर। लेकिन अगर आप लीग से हटकर कुछ काम करते हैं तो फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिसमें आपके परिवार का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलती, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दू।